मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हमारे साथ एडवोकेट ताहिर साहब हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बेसिकली आपसे बात करने का ये था कि इलेक्शन का सारा माहौल हो गया, रिजल्ट आ गई, कांग्रेस 135 पे आ चुकी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का। तकरीबन 90% मुसलमानों ने एक तरफा होकर सोच समझ के वोट डाला है। अब बात यह है कि देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी दिनों से कांग्रेस के बड़े लीडरों से बात कर रही थी और डिमांड कर रही थी 21 सीट के बारे में, और उसके बाद से 21 से होते हुए घट के आ गया वो 17 पे। 17 के बाद लास्ट में उन्होंने दिया 15 देने में भी 9 सीट जीते हैं। लेकिन ये जो 1-2 सीट जो गलत सिलेक्शन लोगों का करने की वजह से भी वो हारे हैं, नहीं तो आराम से इस बार 11 से 11 MLA तो जीतते थे। जी। ठीक है। और पुराना भी आप देखेंगे, पिछले बार 7 था, 7 से अभी 9 हुए हैं, 13 में 11 MLA थे और एक बार 1978 में ही सिर्फ 16 MLA थे। अब ये सारे सिनारियों के बाद इस बार डेफिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी हर फील्ड में पीछे है। तो इस मौका में जब इतनी वोट तादाद से कांग्रेस पार्टी ने जीती है, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम जो लीडर जीते, MLA जीते हैं, उनको क्या क्या प्रोफाइल मिलना चाहिए? बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनली हमारे कर्नाटका में भी मुसलमानों को 3 मिनिस्ट्री हमेशा देते रहते हैं जी। और उन 3 मिनिस्ट्री में एक तो माइनॉरिटी बाय डिफ़ॉल्ट उनको ही मिलती है, एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री होती है। मगर एक्चुअली एक कम्युनिटी जो कि हमारी बहुत जो कमज़ोर है, उसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमें, क्योंकि हम लोग खुद ही मान के चलते हैं, हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम लोग डिप्टी CM बन नहीं सकते, हम होम मिनिस्टर नहीं बन सकते, हम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये हमारे अंदर पहले एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं बच्चों ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी हमारे रियलिस्टिक पोजीशन को देख के भी समझ के भी मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमारे लिए वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम्स को में जितना डेवलपमेंट मुस्लिम औरतों के लिए और चाइल्ड वेलफेयर में जितना ज़रूरत चाहिए कंसंट्रेशन, अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बेसिक जो है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी, हमारी वुमेन मूव का डेवलपमेंट होना और चाइल्ड वेलफेयर का डेवलपमेंट होना। अब तक कभी भी किसी ने इस बारे में फोकस नहीं किया। आमतौर में हम समझते हैं कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वही सब चीज़ें टेक केयर कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है इसमें, जो वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर में। ये एक मिनिस्ट्री है जो कि हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और इस बार हमारी एक मुस्लिम कैंडिडेट भी जीती है, लेडी कैंडिडेट, और शी एजुकेटेड है, और एक उसका एक आइडेंटिटी भी है। हम उस ऐसी आइडेंटिटी को अगर कर्नाटका से में कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी एक आइडेंटिटी, एक आइकॉनिक फिगर को, यानी कि जो उसकी आइडेंटिटी दिखती है, पर्सनैलिटी दिखती है, उसको अगर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर बनाएंगे, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया, नेचुरली इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में पड़ेगा। तो ये एक लेजिटिमेट क्लेम जो करना चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या होता है, देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री दो लेवल पे, एक तो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री और एक स्कूल लेवल की एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो मेरी क्या है जो है कि एजुकेशन में जो बहुत बार इस बार जो मुसलमानों को जिस तरह के साइडलाइन किया गया, मुसलमानों को ही खाली साइडलाइन नहीं किया है, जितनी हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो उसमें एक अच्छा इंटेलिजेंट एजुकेशन मिनिस्टर जो रहेगा, उन्हें काम कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो कादर है, जो अब्दुल कादर साहब जो दक्षिण कन्नड़ जीते हैं, वो अच्छे एजुकेटेड भी हैं और समझदार भी हैं। वो भी उनका पहले उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल के भी हैं। तो ऐसा कैपेबल आदमी जो होना चाहिए, वो आमतौर पर क्या है एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए बेटर लगता है मुझे। तो जितने मैं देखता हूँ कांग्रेस के MLAs या दूसरे MLAs देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है। तीसरा एक हेल्थ मिनिस्ट्री भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैबिनेट के थ्रू अप्रूव होता है। मगर हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री एक इफेक्टिव रहा, और उसका विजन क्या रहना कि जितने भी अंडर डेवलप एरिया हैं, उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं, SC/STs के भी आते हैं, उनको इफेक्टिवली उनके इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो ये चीज़ें मिनिस्ट्रीज जो आमतौर पे हम लोग माइनॉरिटी के अलावा जिन मिनिस्ट्री को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उसमें हम लोग एक वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर को टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री को टारगेट करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट और लेबर जो है ना, ये बाय रोल हमारे सामने आती जाती है। तो ये चीज़ें क्या है, हमको इसे देख के हमें सीरियसली करना है इसमें। और हम ये करेंगे तो ये जितनी मैं तीनों मिनिस्ट्री बताएंगे, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी बेसिक जो कम्युनिटी के जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ये तीनों मिनिस्ट्री में ज़रूरी है, और इस कॉम को बहुत ज़रूरत है। और हाँ, तो अब ये बताइए ताहिर साहब कि जैसे आपने कहा वो लेडी जीती हैं, तो उनको चाइल्ड एंड वुमेन का होना चाहिए। उसी तरह अगर आप देखते हैं तो बेंगलोर में भी 2 काफ़ी सीनियर हैं,
एक का फैन फॉलोअर बहुत ही ज्यादा है, अपने बलबूते पे जीते हैं, जो जमीर साहब का एक्चुअली बाय डिफॉल्ट उनके लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री रख देते हैं गवर्नमेंट, और उनको वही अच्छी भी लगती है उनको, और पहले भी उन्होंने संभाल भी चुके हैं, तो वो बन सकते हैं माइनॉरिटी मिनिस्टर। फिर आप जो ये बोल रहे हैं कि हमारे हारिस साहब, देखिए हारिस साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है जिंदगी का, और वो चौथी बार मेरे ख्याल से जीते हैं वो, और वो एक ऐसे एमएलए हैं जो कि कंसिस्टेंटली पार्टी के साथ लॉयल होकर काम करते हैं वो, जैसे दूसरे लोग ज़्यादा नॉइस करते हैं वैसा वो ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो डिसेंट एमएलए हैं, जितना मैं उनसे मिला हूँ, जब भी मैं उनके प्रोग्राम में या जब भी मीटिंग में मिला हूँ, तो बहुत ही डिसेंट तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं एक अच्छी मिनिस्ट्री। और तो उसका एक चीज़ और फायदा है, देखा गया कि वही पूरे जो 9 एमएलए जीते हैं उसमें सिर्फ एक ही एमएलए हैं जिनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के नंबर्स कम है। यानी बेसिकली आप जो बोल रहे हैं सही, देखिए ये कौन कर सकता है, देखो वो एक रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल आदमी है, इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो जो बिजनेसमैन होता है ना उसको मालूम रहता है लोगों को कैसे मैनेजमेंट उसको मालूम रहता है, तो ऐसे आदमी के लिए बेस्ट जो मिशन में जो मिनिस्ट्री है मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट मिशन ये में, और ट्रांसपोर्ट में मुसलमानों को ट्रांसपोर्ट में क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए आप शायद आपको मालूम होगा कि अभी जो KSRTC में BMTC में बहुत सारे मुसलमान ड्राइवर्स हैं जी, जो कि बहुत ऊपर हो गए, अब नए तुम यंग देखोगे तो मुसलमान ड्राइवर नहीं मिलेंगे। तो अजीम सेठ थे एक बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो उनके दौरान में जितने भी रिक्रूटमेंट हुई उसमें मुसलमानों ने बहुत तरीके से पार्टिसिपेशन किया। तो जब एक मिनिस्टर बन जाता है एक मिनिस्ट्री में, तो जो उसकी कम्युनिटी के लोग उसमें हर तरीके से पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि उनको फेवर करते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ता है उन लोगों का। तो अगर आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देंगे या हेल्थ मिनिस्ट्री देंगे, अब हेल्थ मिनिस्ट्री अगर आप देंगे तो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे क्या होता है, उन जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री मिल जाए किसी मुसलमान को तो खाली मुस्लिम इलाकों में काम करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एज ए हेल्थ मिनिस्टर पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ इलाका है वहाँ करना चाहिए। मगर जो कम्युनिटी का एक कोई मेंबर अगर बन जाता है तो कम्युनिटी क्या है बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस चीज़ से जुड़ने को, उस मिनिस्ट्री से जुड़ने को, उस काम से जुड़ने को। अगर आप समझिए एजुकेशन में जो जुड़े मिनिस्ट्री अगर मुसलमान को मिलेगी तो पूरी मुस्लिम मिनिस्ट्री गैल्वनाइज, मुस्लिम कम्युनिटी गैल्वनाइज हो जाएगी। मुस्लिम इलाकों में स्कूल का प्रपोजल रहेगा, कॉलेज का प्रपोजल रहेगा। ये ऐसी हेल्थ मिनिस्ट्री जब बनेगी तो ऐसे ही मुस्लिम इलाकों में जो मेडिकल एजुकेशन उसके बारे में मुसलमानों के ऊपर रुझान रहेगा, उनकी काउंसलिंग के ऊपर रुझान रहेगा, और उनके यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं उसके ऊपर रुझान रहेगा, और जो भी मेटर्निटी सेंटर्स बनाने हैं उनके ऊपर रुझान रहेगा। सेम इस तरीके से अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मिल गई, मुसलमान को मिल गई, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट जो जॉब्स आती हैं उनमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा तरीके से हिस्सा लेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको फेवर कर, मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर करना है या उनको कुछ स्पेशल उनको कुछ रियायत देना। जो भी सिलेक्शन करना है, जो भी आपने डिसीजन लेना है, प्योरली मेरिट में लेना है। मगर आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंस, आपका पार्टिसिपेशन क्या करते हैं, कम्युनिटी के अंदर एक जो भरोसा दिलाती है और कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो मुझे क्या लगता है हमें बिल्कुल रियलिस्टिक रहना चाहिए। जो लोग सोचते हैं हमें डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मिल जाएगी, मैं भी रात को ख्वाब देखूंगा तो मैं सोचूंगा CM बनना चाहिए, ठीक है, ये सारी अनरियलिस्टिक चीज़ है। और डिप्टी CM सिर्फ एक पोस्ट है, उससे कुछ फायदा नहीं है। बजाय उसके अगर आप लोग इफेक्टिव मिनिस्ट्री लेंगे ना तो बेहतर रहेगा। आप जैसे ने इस बात को उठाया कि डिप्टी CM के बारे में, तो एक देखिए एक सुन्नी जमात के मौलाना हैं साफ़ी सादी साहब, इन्होंने एक बयान दे दिया कि हमको सादी साहब वो जो बीजेपी के साथ थोड़े बीजेपी, तो वो तो उनका डिवीजन करने का तरीका रहता है, उनको वो छोड़ दो। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो हम लोग वक्त बोर्ड के चेयरमैन थे, क्या है इनको बात किया गया, ये मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा BJP RSS के बारे में बात करती है जी। मेरे को उन सबसे सजेशन, मेरे को उनको से रिक्वेस्ट क्या है, और उनकी भाई ये BJP RSS और दूसरी कम्युनल ताकत है ना सिस्टम में रहेंगी कयामत तक रहेंगी। उनको से तुम टारगेट नहीं बनो। इसका तरीका क्या है, तुम खुद को एम्पावर करो। तो उनकी ताकत से डरते रहोगे ना तो जिंदगी में डरते रहोगे। उनका डर निकाल के अपनी ताकत बनाना कोशिश करो, इंशाअल्लाह ये जितने भी चीजें, फिरौन भी था, फिरौन कहाँ है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं फिरौन नहीं, मतलब फिरौन की मेंटालिटी आज भी है। पर उस जमाने में जो लोग थे ना, फिरौन से मुकाबला करने के लिए फिरौन को गिराए नहीं, अपनी ताकत फिरौन से बेहतर बना। नहीं, ये साफ़ी सादी साहब के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखिए जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, क्योंकि इनको पुश किया गया था और इनके जो ट्विटर पे भी जब ये अपॉइंट हुए थे तो बीजेपी ने कहा था हमारा कैंडिडेट चेयरमैन बना है वक्फ बोर्ड का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब टिकट बंट रहा था इलेक्शन से पहले, तो आपने एक बार भी बीजेपी की तरफ से आवाज़ नहीं उठा बीजेपी को भी मुसलमानों को टिकट देना चाहिए।
अब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो आप सबसे पहले आते हैं और कहते हैं डिप्टी सीएम बनाओ। ये देखिए, ये सब इनसिग्निफिकेंट वॉइसेस हैं, इनमें हमने ध्यान भी दिलाने चाहिए। इनको हम लोग ध्यान देते हैं, डिस्कस करते हैं, तब इनका इनका जो आता है ना मतलब बढ़ता है। ये क्या लगता है? मैं कह रहा हूं इनका डिस्कशन ही नहीं कर रहे, इनको इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, ये क्या लगता है, ये प्लानिंग थी क्या? क्योंकि देखिए, लोकल यूट्यूबर को ये बोलते हैं और उसको नेशनल वाले टीवी चैनल उठाते हैं, तो ये लगता है जैसे किसी ने, आज कोई भी आदमी एक लोकल यूट्यूबर को 1000 रुपए 2000 रुपए देगा, एक वीडियो बन जाता है जी। तो कोई वो वीडियो बनाना बहुत आसान है, और आज के ज़माने में कैमरा खेल के कोई वीडियो बना लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तरक्की कैसे होनी है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैं समझता हूँ जो ये मिनिस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये मिनिस्ट्री बहुत रिलेवेंट है और ये रियलिस्टिक है। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी 90% मुसलमानों का वोट लेने के बाद जीती है अच्छे नंबर से, और उसके बाद भी कोई अच्छा प्रोफाइल नहीं मिलता है एमएलए को, मुस्लिम एमएलए को, तो फिर क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें एक और बात बोलता हूँ मैं। अगर आप ऐसा बात जाएंगे ना, हम 90% वोट दिया, हमको ये मिनिस्ट्री दो, तो कल एसटी बोलेंगे तो हमें पूरी सीट तुमको जिताइए तो हमको वोट दो, या हमें कुछ नहीं। देखिए, उस तरह का आप देखिए, मैं ये क्या हर कम्युनिटी बार्गेन, देखिए मैं क्या बताना चाहूँ, बार्गेन पावर आपकी कब आती है ना जी, जब तुम्हारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ रहे। ठीक है, ये जो मुस्लिम्स ने जो 100% जो वोट दिया है, 90% बोल रहे हैं, मैं तो समझता हूँ जितना भी 100% मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, एक फेयर फैक्टर था बीजेपी का, उस वजह से उन्होंने किया। और कांग्रेस को भी ये मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है तुम कांग्रेस के वोट बैंक को, तुम इसको नहीं तो कभी किसी दूसरे को वोट दोगे ही नहीं। ठीक है, तो नो बडी विल टेक यू सीरियसली। हमें रियलिस्टिक रहना है, अपने पैर ज़मीन पे रखना है, ज़मीन पे रख के हमें एक ऐसा बार्गेन करना है, ऐसा बार्गेन तक हमें लेवल तक जाना जो हमें मिल सके। हमें होम मिनिस्ट्री के, हम लोग होम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो हम बनेंगे ही नहीं बोल के सोचेंगे हमारे लोग पूरे सारे लोग जेलों में हैं, हम होम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम पूरा पुलिस का सिस्टम चेंज कर देंगे। ये सोच के तुम जाओगे तो होने वाला नहीं है। तुम खुद पैर ज़मीन में जमाओ। रियलिस्टिक क्या है, जो में तुम्हें रियलिस्टिक मिलता है उससे कौम को एम्पावर करो। और कौम को खाली तुम्हें सिर्फ मिनिस्ट्री से एम्पावर नहीं करना है, तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से जो जो भी फायदे होते हैं, जिससे कि जो कम्युनल फोर्सेस जिस तरीके से वीक किया है 5 साल में, तुम इतना काम करो, कम से कम एक ये 10 साल का टारगेट लेके चलो। तुम जितना ही मजबूत 10 साल में कर सकते हो वो तुम 5 साल में करके दिखाओ। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए, और सिर्फ 1-2 मिनिस्ट्री से रहना चाहिए, पूरी मिनिस्ट्री पूरी कैबिनेट से हमारा ये टारगेट रहना चाहिए, जिसमें खाली से मिनिस्टर्स लोग या पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं काम करने चाहिए। जितने भी सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के वोट के लिए लोगों को सजेस्ट किया है, जो लोग आमतौर में सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नजर आते हैं, उन सबको बोलिए जिंदगी भर वो हमेशा प्रेजेंट रहें, कौम के इशू उठाएं और कौम के कंस्ट्रक्टिव काम करें कौम का, ताकि कौम को फायदा हो। ठीक है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और आने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।